तो आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की जो मुख्य खबरें हैं उनके बारे में देखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे जो इसमें आया हुआ है अब तक 22 तारीख के पेपर में 21-22 में उसको। तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे रिसेंट इवेंट्स में। एक तो अफस्पा कवर करेंगे हम लोग। अफस्पा होता क्या है, क्यों लगाया गया मणिपुर में, न्यूज में क्यों है। इसके अलावा हम लोग आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसने अरेस्ट वारंट जारी किया है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, वो पढ़ेंगे। भारत ने भी G-SAT-20 लॉन्च किया है, क्यों लॉन्च किया गया, कहाँ से लॉन्च किया गया। इसके बाद के संजय मूर्ति, इन्हें सीएजी बनाया गया है। छोटी न्यूज में मिस यूनिवर्स का आयोजन हुआ कहाँ कैसे, एकदम ब्रीफ में। दिल्ली में जो स्मोक चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। और इलेक्शन बाई इलेक्शन क्या होता है वो भी देखेंगे। विशेष रूप से हमारे फोकस बाई इलेक्शन पर है कि बाई इलेक्शन क्या होता है वो आप लोगों को बताएं। और लास्ट में अगर हमें पता चला तो क्लाउड सीडिंग भी देखेंगे। होप सो हम कवर कर लेंगे आज। क्लाउड सीडिंग का मुद्दा तो दिल्ली के स्मोक से जुड़ा हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। तो पहला मुद्दा है हमारे लिए अफस्पा। तो हम सबसे पहले जानते हैं अफस्पा के बारे में। AFSPA ये होता क्या है। अफस्पा का जो पूरा नाम है आर्म्ड फोर्सेस, एस फॉर हो गया आपका स्पेशल पावर एक्ट, A फॉर आर्म्ड, F फॉर फोर्सेस, S फॉर स्पेशल, P फॉर पावर, A फॉर एक्ट। ये हो गया आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में क्यों है, क्योंकि मणिपुर में केंद्र सरकार ने अफस्पा लगा दिया है। मणिपुर में केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार मतलब मोदी जी की सरकार ने अफस्पा लगा दिया है, AFSPA, कुछ जिलों और थानों में। इस वजह से न्यूज में है। और मेंस में भी पूछा जाता है, यूपीएससी हो या पीसीएस हो, दोनों के मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट है पीसीएस आईएएस प्री हो या मेन हो, दोनों के लिए P&M इंटरनल सिक्योरिटी में इम्पोर्टेंट है, पॉलिटी में भी इम्पोर्टेंट है, प्लस पीटी में भी आता ही है अफस्पा से। तो मणिपुर में जो केंद्र सरकार ने अफस्पा लगा दिया, तो हम देखते हैं क्यों लगाया गया, रीजन क्या था। लगाया गया कि वहाँ पर लैंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी खराब हो गई, लैंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो गई। तो इसी को बहाल करने के लिए शांति बहाल या पब्लिक ऑर्डर को शांति बहाल करने के उद्देश्य से लगाया गया है। लैंड ऑर्डर क्यों खराब हो रखा है, क्योंकि वहाँ पर इतने क्लैश हो रहे हैं, नृजातीय संघर्ष। कहाँ पर, कारण है नृजातीय संघर्ष। और नृजातीय संघर्ष में क्या होता है, हिंसा हो रही है।
क्या हो रही है? हिंसा। हिंसा किसके बीच है? प्रजाति संघर्ष हो तो दो प्रजातियाँ होंगी ना, तो एक है मैती और दूसरी है कुकी। कुकी जनजाति है वहाँ पर, और मैती ये बहुसंख्य है वहाँ पर मैती। तो वहाँ जो प्रजाति संघर्ष हो रहा है मैती वर्सेस कुकी का है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई है। अब लैंड ऑर्डर और ज़्यादा ख़राब हो गया, तो सरकार ने आर्म फोर्सेस को अफस्पा को लागू कर दिया है। तो ये अफस्पा क्या होता है? इसका फुल फॉर्म ही आप देख रहे हैं, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। मतलब यह कानून, इसकी विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता है यह कानून, जो हम नाम से ही पकड़ रहे हैं, यह कानून आर्म फोर्सेस को इंग्लिश में लिख देते हैं, आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर देता है। हमने सिर्फ उसी को हिंदी में लिख दिया। अब इसमें पता करना है कि स्पेशल पावर ये कौन सी है, यही है हमारा मुद्दा। यह कानून आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर, जो हम मिलिट्री फोर्स तैनात होती है उसको, ठीक, आर्म फोर्सेस जो भी तैनात होगी उसको मिलेगी पावर। क्यों मिलेगी? स्पेशल पावर होंगी तो विशेष होगा, क्यों, और ये कठोर भी होंगी, ठीक है। तो पहला है जो स्पेशल पावर इसको मिलती है वो है ओपन फायर करने का अधिकार। ओपन फायर, एक शब्द से आप आगे चलिए। ओपन फायर होता है ना, मूवी में हम लोग देखते हैं कि ओपन फायर कर दिया पुलिस ने, ठीक है। मतलब ये किसी को भी किसी को भी गोली मारने का अधिकार, किसी को भी गोली मारने का अधिकार, जो इनके वो होते हैं कर्मचारी उनको मिल जाता है, का अधिकार होता है, जो मिलिट्री फोर्सेस के लोग होते हैं, जो लागू होते हैं मिलिट्री उसको, मात्र संदेह के आधार पर, मात्र संदेह के आधार पर। संदेह कैसा? संदेह ऐसा कि आप लीजिए कोई वेपन लेकर जा रहे हैं, कोई हथियार बंदूक है कुछ लेकर जा रहे हैं, या कोई अवैध गतिविधि में लगे हुए हैं, तो उसको ऐसी स्थिति में आप पर गोली चलाने का पूरा अधिकार होता है। अगर यहाँ मृत्यु हो गई तो यहाँ मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है कि गोली मार दिया मृत्यु हो गई कोई बात नहीं, इट्स ओके। पुलिस ऐसा करेगी तो दिक्कत होती है, जैसे हम लोग, दिक्कत क्या होती है अगर पुलिस ऐसा करती है, ओपन फायर चलाती है आपके ऊपर जनरली, तो आप कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं पुलिस के ऊपर, तो उस जो अधिकारी हैं उन पर केस चलेगा। यहाँ पर क्या है, केस नहीं चलेगा इन पर, इनको इम्यूनिटी प्राप्त होती है, जो इसका एक विशेष लक्षण है इस कानून का। दूसरा है गिरफ्तार करने के संदर्भ में। क्या? गिरफ्तार आप लोगों ने मूवी में सुना होगा, जब पुलिस अधिकारी जाते हैं अरेस्ट करने के लिए किसी विलन को, तो वो पहले पूछता है कि हम गिरफ्तार करने आए हैं। जब पुलिस बोलता है तो जो विलन होता है कहता है वारंट लाए हो, तो जब वारंट होता है तभी वो उसको गिरफ्तार करता है, वारंट नहीं होता है तो गिरफ्तार नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर जो आर्म फोर्सेस हैं इनको बिना वारंट के गिरफ्तार का अधिकार होता है। मतलब आपको गिरफ्तार कर सकते हैं बिना वारंट के, गिरफ्तारी, ठीक है।
दोस्त तीसरा क्या होता है, मूवीज में आपने ये भी देखा होगा कि घर की तलाशी लेनी है तो घर की तलाशी करने के लिए भी वारंट चाहिए होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्च वारंट। सर्च वारंट जो पुरानी मूवीज है वहां पर बहुत मिलता है सुनने में। तो सर्च वारंट या तलाशी का वारंट, तो तलाशी के लिए भी वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। घर की तलाशी के लिए भी वारंट की आवश्यकता नहीं, वारंट नहीं। ठीक है, 3 हो गए। चौथा, चौथा ये होता है कि इन्हें इम्यूनिटी प्राप्त होती है। क्या? लीगल इम्यूनिटी। मेन टर्म्स याद करिएगा, उसके बाद इसकी स्टोरी याद करिए। आप क्वेश्चंस याद हो जाएगा तो आपको खुद ही सारी कहानी पता चल जाएगी। जैसे कि ओपन फायर, ओपन फायर मतलब किसी पर भी गोली मारने का अधिकार हो जाता है। संदेह हो गया, गिरफ्तार, बिना वारंट की गिरफ्तार कर लिया। आपने घर की तलाशी बिना वारंट की कर ली। अब लीगल इम्यूनिटी क्या प्राप्त होती है? लीगल इम्यूनिटी ये होती है, लीगल मतलब कानूनी, इम्यूनिटी मतलब सुरक्षा, विधिक सुरक्षा इन्हें प्राप्त होती है। विधिक लीगल इम्यूनिटी मतलब जैसे कि आपके खिलाफ कुछ पुलिस ने गलत कर दिया तो आप तुरंत केस कर सकते हैं। यहाँ पर गलत तो हो रहा है, संदेह था, गोली मार दिया, बता था कुछ आपके पास वेपन्स था नहीं, कुछ भी नहीं था, आप सिंपली जा रहे थे, लेकिन गोली फायर कर दी उसने, आपको गिरफ्तार कर लिया, कुछ नहीं, वारंट नहीं, घर की तलाशी ले ली, नुकसान पहुंचाया, तो अब आप उनके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते कोर्ट में जाकर के। मतलब आर्म फोर्सेस के द्वारा, आर्म फोर्सेस के द्वारा किए गए काम के लिए, के द्वारा किए गए किसी भी काम के लिए भी, अपराध जिसको आप बोल सकते हैं, के लिए आप अदालत, कोर्ट नहीं जा सकते। अब यहाँ अदालत की बात क्यों आ जा रही है? अब यहाँ पे नहीं जा सकते इसलिए बार बार ये आता है क्योंकि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं, इससे आपको गिरफ्तार कर लिया गया, आपका जो है आने जाने का अधिकार सस्पेंड हो गया, आपकी जीवन को गोली मार दी गई, आर्टिकल 21 खत्म हो गया। तो यहाँ समझिए, जैसे आर्टिकल 21 हम लोगों ने पढ़ा था, अनुच्छेद 21, तो जीवन का अधिकार है, उन्होंने आपको गोली मार दी तो आपका अनुच्छेद 21 तो खत्म हो गया, तुरंत जान ही छीन लिया आपकी, तो ये जीवन का अधिकार आपका खत्म। बावजूद अगर ऐसे नॉर्मली होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जीवन छीन लिया गया, आप कोर्ट नहीं जा सकते, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, यही है लीगल इम्यूनिटी। लीगल अगर इनके खिलाफ आप कार्रवाई करना है तो इसका नोट में आप लिख लीजिए, कार्रवाई होगी लेकिन केंद्र सरकार की अनुमति से, कार्रवाई केवल केंद्र सरकार की अनुमति से संभव है, केंद्र सरकार की अनुमति से, ये इसका लूप होल है। ठीक है, एक बात इसमें और जाननी आपके लिए जो आवश्यक है वो ये कि लागू कौन कर सकता है अफस्पा। अफस्पा कौन लागू कर सकता है? तो केंद्र और राज्य दोनों ही लागू कर सकते हैं। डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया जाता है उस क्षेत्र को और वहां पर ये लागू कर दिया जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। इसका क्रिटिसिज्म क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है और इनके खिलाफ कोई केस भी नहीं चलाया जा सकता अगर ये लोग गलत करते हैं तो।
ये इसका क्रिटिसिज्म में आता है। अगला हम लोग देखते हैं न्यूज। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसके बारे में क्या है, न्यूज में क्यों है ये? न्यूज में इसलिए है क्योंकि आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया है, अरेस्ट वारंट जारी किया। अब सोचने पर इतनी बात से तो न्यूज में नहीं आएगा। अरेस्ट वारंट जारी किया है किसके खिलाफ? जारी हुआ है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू एंड नेतान्याहू मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग लिख लीजिए, प्लस इजराइल के एक्स डिफेंस मिनिस्टर, एक्स डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री, और हिजबुल्लाह के खिलाफ। तो हमारी न्यूज में इतना ही पर्याप्त है, अरेस्ट वारंट जारी किया गया। तो हम जानते हैं आईसीसी क्या होती है। अबाउट द आईसीसी, इसका फुल फॉर्म तो आपने देख लिया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी स्थापना हुई थी, अगर हमें देखना है इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना हुई 2002 में रोम संधि के तहत, रोम स्टैचूएट है एक ट्रीटी जिसके तहत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जो आपके एग्जाम में आता है, हेडक्वार्टर है हेग में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। आपको यहाँ पर याद करना चाहिए कि नीदरलैंड में ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे का भी मुख्यालय है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आईसीजे आईसीसी में अंतर क्या है। आईसीजे संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, यूएनओ का न्यायिक अंग है, जबकि आईसीसी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग अलग से लिख लीजिएगा बॉक्स में, ठीक है। सदस्य संख्या अभी 123 है इसकी। अब यहाँ पर जो जरूरी है वो ये कौन सदस्य नहीं है। जो एग्जाम में आ सकता है, सदस्य नहीं, तो भारत मेंबर नहीं है, अमेरिका मेंबर नहीं है, चीन नहीं है, और ऐसे ही आपका जो रूस है वो नहीं है। तो इजराइल के खिलाफ जारी हुआ है तो इजराइल भी नहीं है। तो है कौन? छोटे छोटे देश है, इसमें मुख्य रूप से जो शामिल है आपका यूरोपियन यूनियन शामिल है, जो आपके लिए जरूरी है जानना, ठीक है। अब ये जो अरेस्ट वारंट इसके खिलाफ जो जारी किया गया है, चूंकि वो मेंबर ही नहीं है, और दूसरी बात प्रभाव लिख लेते हैं, समझते हैं क्या होगा। प्रभाव क्या है कि आईसीसी के पास अपनी कोई फोर्स नहीं है, आईसीसी के पास पुलिस फोर्स नहीं है, तो फोर्स नहीं, तो जो इनके सदस्य हैं
उनकी फोर्सेस पर निर्भर है। और रही बात इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, तो उन्होंने साफ मना किया है क्योंकि जो एलिगेशन लगाए गए हैं, एलिगेशन क्या है उनके ऊपर, वार क्राइम का। एलिगेशन मतलब होता है आरोप, ग्राउंड क्या है, ग्राउंड मतलब अरेस्ट वारंट का आधार, आधार है वार जो हो रहा है ना, वही वार क्राइम एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ अपराध, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ अपराध। तो आप समझ लीजिए जो युद्ध हो रहा है इजराइल और हिजबुल्लाह का, वही है अपराध जिसके खिलाफ जारी हुआ है। तो कोई एक्शन होना नहीं है क्योंकि इनके पास फोर्स तो है नहीं। ठीक है, तो हम लोग अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला है G-SAT-20। ये क्या है? G-SAT-20 एक उपग्रह है। पहली बात तो उपग्रह, उपग्रह है तो कौन सा उपग्रह है? संचार उपग्रह है। ठीक है, इसकी दूसरी बात जो है, किसने बनाया है? इसरो ने बनाया है। इसरो कौन है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, इसरो ने बनाया है। लॉन्च कहाँ से करवाया गया? क्या ये जरूरी है आपके लिए? लॉन्च, लॉन्च हुआ है अमेरिका के जो फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा के केप कैनावरल से। इसको याद कर लीजिए क्योंकि वहीं से हमेशा लॉन्च होते हैं, लॉन्चिंग स्टेशन है अमेरिका का वो। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, कंपनी कौन सी? तो आप लोग जानते होंगे, स्पेस एक्स किसकी है? एलन मस्क की, उसके चीफ है। तो एलन मस्क के स्पेस एक्स रॉकेट ने लॉन्च किया है, स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च किया है। और लॉन्च किससे होगा? क्योंकि कोई भी सैटेलाइट है उसको भेजना होता है, तो सैटेलाइट को कैसे भेजेंगे? एक रॉकेट से भेजा जाता है। सैटेलाइट मतलब उपग्रह। तीसरा पॉइंट है, कौन सा रॉकेट यूज हुआ? रॉकेट नहीं लिखना, रॉकेट लिखना। रॉकेट का नाम है फाल्कन। फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। ठीक है, अभी लॉन्चिंग का जैसे कि आपका जो वो ये होता है, ये मान लीजिए रॉकेट है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है आपका सैटेलाइट, और ये होता है पूरा रॉकेट। रॉकेट का काम क्या होता है कि उपग्रह को ले जाकर उसकी कक्षा में स्थापित करना, अंतरिक्ष में। रॉकेट का काम होता है उपग्रह को
अंतरिक्ष में स्थापित करना सही जगह पर। ठीक है, तो हमने इसकी लॉन्चिंग के बारे में बेसिक जानकारी ले ली। यहाँ आपके ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमने बाहर से लॉन्च करवाया है। इसरो हमेशा खुद लॉन्च करता है, लेकिन इसरो ने क्यों लॉन्च नहीं किया, क्यों नहीं किया इसरो ने, क्यों नहीं किया इसरो ने लॉन्च? क्योंकि इसका वजन ज़्यादा था, वजन ज़्यादा था उपग्रह का, और इतने बड़ा वजन लॉन्च करने की क्षमता भारत के पास नहीं है, क्षमता नहीं है। 4700 किलोग्राम का लगभग वजन था। ठीक है, हम जानते हैं उपग्रह के बारे में, तो यह एक क्या है, संचार उपग्रह है। संचार उपग्रह है तो संचार का काम करेगा। संचार मतलब जैसे मोबाइल से हम लोग बात करते हैं, संचार है, मोबाइल कम्युनिकेशन। तो संचार उपग्रह है तो इसका काम क्या होगा, तो काम वैसे ही सोच लीजिए जैसे मोबाइल का काम है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, हिंदी में लिख लीजिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो आप कहेंगे इसमें कौन सी खास बात है, तो बाहर से भी मिल जा रहा है। खास बात ये है इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में कि ये रिमोट एरियाज में प्रदान करेगा। आप सोचेंगे रिमोट एरियाज क्या होते हैं? रिमोट एरियाज मतलब दूरस्थ क्षेत्रों में। दूरस्थ क्षेत्र कौन से हैं? जहाँ पर टावर वगैरह नहीं लग पा रहे हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में, जैसे कि अंडमान है, जंगली क्षेत्र है, आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो दूरस्थ क्षेत्रों में ये प्रोवाइड करेगा। और कौन से क्षेत्र होंगे? अगर आप प्लेन से जा रहे हैं तो एरोप्लेन में, एरोप्लेन में इंटरनेट चलेगा। इसको बोल सकते हैं एक शब्द में इन फ्लाइट कनेक्टिविटी बोलते हैं। इंग्लिश में सिंगल शब्द से बहुत कुछ काम हो जाता है, तो आप लोग अगर पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए, अदरवाइज हिंदी तो है ही। ठीक है, इन फ्लाइट कनेक्टिविटी आपकी बेहतर होगी इससे। एक और है जो मैरी टाइम कनेक्टिविटी में भी काम आएगा। मैरी टाइम कनेक्टिविटी मतलब मैरी टाइम जो जल में रहते हैं लोग, वहाँ पर समुद्र में कहीं पर है। बेसिकली ये संचार उपग्रह है और कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। आप इतना याद रखेंगे, काम इससे हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला है न्यूज हमारा के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति ये कौन है? कौन है? इन्हें CAG नियुक्त हुए हैं। क्या नियुक्त हुए हैं? CAG। CAG क्या होता है? इंग्लिश में C फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारत के हैं तो हम ऑफ इंडिया भी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये CAG नियुक्त हुए हैं। हिंदी में क्या होगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। महत्ता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह संवैधानिक पद है। ऐसा नहीं किसी कानून से बनाया गया, संविधान में लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या है? संवैधानिक पद है।
ठीक। अभी देखेंगे इसकी नियुक्ति कौन करता है, करता क्या है, किसने की, क्योंकि अभी तो नियुक्त हुए हैं। नियुक्ति की है राष्ट्रपति जी ने, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी। तो क्वेश्चन आता है कि नियुक्ति कौन करता है, कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है इसका। अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 जुड़ा है CAG से। ठीक है, आपके लिए ये है पर्याप्त। और इनको हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, आप संसद से ही हटा सकते हैं, पार्लियामेंट से, इन द सेम वे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है उसी तरह से। रिटायरमेंट एज भी सेम हो जाएगी। तो प्रक्रिया हटाने की वही है, प्रक्रिया हटाने की जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट SC के जज को हटाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, महाभियोग, व्यवहार में महाभियोग बोला जाता है। और रिटायरमेंट की उम्र क्या होगी, रिटायरमेंट होगा इनका 6 साल या 65 वर्ष। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि दो चीज़ें क्यों लिखी रहती हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो पहले हो जाएगा आपका, जो पहले आ जाए उसे मान लेंगे हम, जो पहले आ जाए। अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे कोई सज्जन नियुक्त हुए 2024 में और इनकी उम्र है मान लीजिए 50 साल। ठीक है, तो अब इनका रिटायरमेंट कब होगा, रिटायर कब होंगे, तो 6 साल हमने जोड़ा, इसमें 56 हो गया, 6 साल का टेन्योर लिखा है ना, हमने यहाँ भी 6 जोड़ा, तो भाई ये 2030 में रिटायर हो जाएंगे। रिटायर कब होंगे, 2030 में। 56 साल के होके रिटायर हो गए। एक सिनेरियो ये बन सकता है, कंडीशन 1, शर्त लिख लें, शर्त लिख देते, शर्त अच्छा नहीं है, स्थिति है एक्चुअल में। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि मान लीजिए 2024 में नियुक्त हुए और उम्र है इनकी 62 साल। ठीक है, अब 2027 में ये हो जाएंगे 65 साल के, तो 65 साल से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, तो आपको यहीं पर रिटायर होना पड़ेगा 2027 में, ये हो जाएगा रिटायरमेंट। तो इन्होंने सेवा कितने साल की, मात्र 3 साल नौकरी में रहेंगे, 3 साल सेवा। ऐसे ही हर जगह होता है जहाँ पर आपको 6-65 कुछ भी मिलता है, 5 साल 65 साल, तो वो ऐसे होता है। ठीक है, CAG के बारे में क्या कहा जाता है, एक चीज़ और नोट कर लीजिए, ही इज कॉल्ड एज द कस्टोडियन ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कस्टोडियन ऑफ
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, वो क्लासेस में आप लोग देख लीजिएगा जब आएगा। हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक धन का संरक्षक। सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहते हैं। इसके अलावा इसे पीएसी का मित्र भी कहा जाता है। पीएसी क्या है? पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहते हैं, क्योंकि सीएजी एक रिपोर्ट तैयार करता है अकाउंट्स की, जो सरकार का खर्चा वर्चा होता है ना, सरकार के पास पैसा जाता है, आप लोग टैक्स जमा करते हैं, तो उस सरकार उसको खर्च करती है, उस खर्च का ऑडिट करते हैं सीएजी साहब। और जब ये ऑडिट करते हैं तो उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो सीएजी क्या करेंगे साहब? सीएजी साहब ऑडिट करते हैं और ऑडिट करके एक रिपोर्ट बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ऑडिट रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट देते हैं किसको? संघ में है तो राष्ट्रपति जी को, और राज्य का है तो राज्यपाल को। ठीक, रिपोर्ट कौन देगा? सीएजी देगा। और राष्ट्रपति लिखवाएगा संसद में, और ये राज्यपाल लिखवाएंगे विधानमंडल में, दैट इज विधानसभा में। अब इस रिपोर्ट पर होगी चर्चा, विधानसभा में भी चर्चा होनी, वहाँ भी चर्चा होनी। इस जब चर्चा होगी तो वहाँ एक कमेटी बनाते हैं, पीएसी जिसको बोलते हैं। यही पब्लिक अकाउंट कमेटी ये सरकार से सवाल करती है कि भाई ये बताओ, ये जो खर्चा हुआ कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ। और उस समय पीएसी की मदद कर रहा होता है कि ये जो खर्चा आपने जो किया था वो कहाँ गड़बड़ है। तो सरकार से सवाल जवाब होते हैं, ये सदन की कार्रवाई का हिस्सा होता है। ठीक है, अगला हम लोग एक छोटी सी न्यूज है मिस यूनिवर्स की, जो आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से मिस यूनिवर्स इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ ये इम्पोर्टेंट है, चुना कौन गया। तो आयोजन हुआ है मैक्सिको में। दूसरा, विजेता कौन रहा? तो विजेता है विक्टोरिया केजर-थेल्विक। विक्टोरिया केजर-थेल्विक। ये कहाँ से हैं? डेनमार्क से हैं। ये तीनों ही बातें पूछी जाती हैं कि मिस यूनिवर्स का आयोजन कहाँ हुआ, कौन जीता, और एक जो जीता है वो कहाँ से है। तो डेनमार्क से। अब हमारा लास्ट और है रसिया की न्यूक्लियर पॉलिसी। रूस की नाभिकीय नीति, न्यूक्लियर पॉलिसी। न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ रसिया। जैसे हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, हम पहले यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई पहले करेगा तो हम दोबारा में जवाब जरूर देंगे। लेकिन अगर संभावना हुई कि वो अटैक करने वाला है, न्यूक्लियर अटैक, तब हम जवाब दे देंगे, वेट नहीं करेंगे उसका। तो कुछ ऐसी हमारी पॉलिसीज हैं। ऐसे ही रसिया ने अपनी पॉलिसी बनाई है न्यूक्लियर की, तो उसकी कुछ जो बातें हैं वो हम देख लेते हैं बस। उसने कहा कि जो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है वो डिटरेंस के लिए है। डिटरेंस, आप लोग डिटरेंस ऐसे ही लिख लीजिए, डिटरेंस के लिए है, डिटरेंस के लिए है। मतलब डिटरेंस फ्रॉम द इनेमीज, शत्रुओं से डिटरेंस के लिए है। डिटरेंस का मतलब होता है कोई ये है कि हमारे पास है और जो दुश्मन है वो हमको कमज़ोर ना समझे, दैट इज डिटरेंस। दूसरा मतलब न्यूक्लियर पॉलिसी डिटरेंस के लिए है। स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिए, DETERRENCE। दूसरा इसका पॉइंट है कि जो आक्रमण होता है,
अगर नॉन न्यूक्लियर स्टेट के द्वारा आक्रमण किया जाता है, मतलब गैर नाभिकीय संपन्न कोई देश है, गैर नाभिकीय संपन्न देश है, वो आक्रमण करता है रूस पर। सपोर्ट किसका लेता है? जो न्यूक्लियर पावर है, जो नाभिकीय संपन्न है, न्यूक्लियर पावर है, नाभिकीय देश जो है। तो जैसे कि इसमें यूएसए सपोर्ट कर रहा है, किसका? यूक्रेन का। तो यूएसए न्यूक्लियर पावर कंट्री है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो इसके सपोर्ट से अगर आक्रमण होता है तो वो भी इसे आक्रमण ही माना जाएगा। यह ज्वाइंट अटैक, इसको ज्वाइंट अटैक माना जाएगा। ज्वाइंट है ही। यहाँ केंद्र में क्या है? गैर नाभिकीय संपन्न, क्योंकि जनरली जब गैर नाभिकीय संपन्न होता है तो उसका जवाब, कोई देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, नाभिकीय हथियार, मतलब नाभिकीय मिसाइल नहीं है, तो वो उसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, तो ऐसे में वो आक्रमण करेगा तो उसका जवाब जो है न्यूक्लियर मिसाइल से नहीं दिया जाएगा, उसका मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ अगर गैर नाभिकीय देश के साथ नाभिकीय देश जुड़ गया तो इसको भी नाभिकीय अटैक ही माना जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगर क्रॉस बॉर्डर एयर अटैक होता है, क्रॉस बॉर्डर एयर अटैक मतलब सीमा पार हवाई हमला अगर होता है, सीमा पार से हवाई हमला होता है, हवाई हमला, इसका सिर्फ इनके पास सूचना हो, विश्वसनीय सूचना, विश्वसनीय सूचना कि आप हमला करने वाले हैं, तो इसी बात से वह न्यूक्लियर अटैक कर देगा। ये कंडीशन है उसकी। तो हमने एक कंडीशन पढ़ी कि नॉन न्यूक्लियर स्टेट न्यूक्लियर स्टेट के साथ अगर मिल रहा है, तो अगर एयर अटैक हो रहा है और उसकी सूचना उसके पास है, होगा किससे? क्रॉस बॉर्डर हवाई हमला किससे होगा? हो सकता है आप मिसाइल दाग दीजिए, मिसाइल से हो सकता है आप ड्रोन भेजो, बहुत सारे बड़े स्तर पर, मास स्तर पर, लार्ज स्केल, बृहद स्तर पर लिख लीजिएगा ना, ड्रोन भेज दीजिए, या हो सकता है आप एरोप्लेन भेजो। तो किसी भी तरीके से आप करेंगे, उसके पास इन्फो है तो उसको नाभिकीय अपना जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल वो करेगा। चौथा, अगर मान लीजिए आप पारंपरिक हमला भी करते हैं, कौन सा हमला? पारंपरिक। पारंपरिक हमला का मतलब सिर्फ ये है कि न्यूक्लियर वाला नहीं है। अगर आपने पारंपरिक हमला किया, हमला मत पढ़िएगा, हमला, ठीक है, पारंपरिक हमला किया, किस पर? रूस पर करो या बेलारूस पर, तो बेलारूस भी इसमें शामिल हो गया ऑफिशियली। तो रूस पर हो या बेलारूस पर हो, हमला आप करते हैं, कोई भी देश करता है जो कि उसकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा है, संप्रभुता एंड क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। खतरा मतलब एकदम क्रिटिकल खतरा हो गया, तब भी वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, वो करेगा, ऐसा उसका कहना है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हो गई इसकी पॉलिसीज की। एक दिल्ली में जो स्मोक चल रहा है, दिल्ली पोल्यूशन है, उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। तो दिल्ली में जो पोल्यूशन है
तो पोल्यूशन का मेजरमेंट कैसे किया जा रहा है, AQI से, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अभी हुआ क्या कि ये 450 पार चला गया, तो क्या किया गया कि ग्रैप लागू कर दिया गया। क्या लागू हुआ, ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू कर दिया गया, ग्रैप 4। अब ग्रैप 4 लागू हुआ तो इसका प्रभाव क्या होगा, देखो प्रभाव ये होगा, इसका प्रभाव क्या होगा जब लागू किया गया। क्यों लागू किया गया, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा था इसलिए ये लागू कर दिया गया। प्रभाव होगा, एक तो इन्होंने वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा सबको, जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है। दूसरा, कॉमर्शियल व्हीकल, जो वाणिज्यिक वाहन है, ट्रक वगैरह हैं, जो वो दिल्ली नहीं जा पाएंगे, सिर्फ वही जाएंगे जिनके जो खाने पीने का सामान लेके जा रहे हैं, जो एसेंशियल सामान है वो। ठीक है, समस्या यहाँ पर क्या है कि अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब वहाँ पोल्यूशन हो रखा है, स्वच्छ वायु का अधिकार है। आपको पता है जब अधिकार होता है आपका, जो कास्ट आपने ना देखा हो तो देख लीजिए पॉलिटी में, जो स्वच्छ वायु का जो अधिकार होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल राइट है, और वॉयलेशन होगा तो आप कोर्ट जा सकते हैं। और ये राज्य की जिम्मेदारी है कि स्वच्छ वायु आपको उपलब्ध करवाए। तो ये नहीं था, पोल्यूशन हो रहा था, इसी वजह से दिक्कत सुप्रीम कोर्ट तक है, और सुप्रीम कोर्ट इसको क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। हमारे लिए यहाँ जो जरूरी है, जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं कि हो क्यों रहा है, कारण क्या है कि जो पराली जलाई जा रही है, मेन रीजन। दूसरा, एक तो जो ऋतु आ गई है, कौन सी, विंटर, उसकी वजह से है, प्लस पोल्यूशन, व्हीकल से पोल्यूशन जो होता है वो है। ये कारण है दिल्ली में जनरल रीजंस जो है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो शामिल हैं वो कौन कौन से घटक शामिल हैं वो देख लीजिए, जिनसे नापा जाता है, मेजर करते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर शामिल है, PM जिनको बोलते हैं, जो 2.5 और 10। PM का फुल फॉर्म क्या होगा, पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट, अरे जो धूल के कण नहीं होते हैं, धूल के कार्बन के कण होते हैं सॉलिड वाले, उन्हीं की बात कर रहे हैं। इनका साइज 2.5 और 10 mm से कम होना चाहिए माइक्रोमीटर से। ये जो 10 लिखा हुआ ये क्या है, डायामीटर है, डायामीटर। ये क्वेश्चन आता है कि 2.5 या 10 क्या होता है। डायामीटर का मतलब व्यास, साइज पता चल रहा है, जैसे कि ये हो गया गोला और ये हो गया केंद्र, तो ये जो होगा ये हो गया व्यास। यही है, इसकी बात है कि ये व्यास 2.5 से कम है या 10 से कम है ये, तो PM ने मेजर किया जाता है। इसके अलावा आपका सल्फर डाइऑक्साइड लिख लीजिए, SO2, फिर नाइट्रोजन की ऑक्साइड, इसके अलावा ओजोन, O3 लिख लीजिए आप लोग, ओजोन, और एक अमोनिया, NH3 सिंबल है उसका, और Pb दैट इज लेड। तो ये NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। कौन सा छूट गया इसके अलावा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो डाई हो गया, CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, और वाटर आयोनिक कंपाउंड। तो हमारे लिए ये जरूरी है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है तो ये आता है एक्चुअल में, सॉरी ये नहीं आता है, ये है आपका, ये जो है ओजोन,
ये है सेकेंडरी पोल्यूटेंट, द्वितीयक प्रदूषक, सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं इसको। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, तो बताएंगे कौन सा है। ठीक है, तो लगभग हो गया। हम लोग इलेक्शन बाय इलेक्शन अगर होगा तो हम किसी और दिन देख लेंगे। ठीक है, कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच।